कि मेरे कान में भी अभी सुरसुरी होनी थी। पता तो चले ये भाई बहन क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ये देखिए इंस्पेक्टर मान, ये उसी घुसपैठे की तस्वीर है जो उस दिन मेरे घर पर घुसाया था। अरे श्योर विक्टोरिया जी? बॉडी, तुम उस रमेश के चक्कर में पागल होती जा रही हो। मुझे तो डर है तुम्हारा ये ऑब्सेशन हमारे परिवार को तबाह ना कर दे। मुंह बंद रखो दुर्गेश्वरी। जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो। अरे अनिरुद्ध बाबू, जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। हेम के दिमाग पर अभी भी उस रमेश का ही भूत सवार है, और अब उसके दिमाग से रमेश की छवि हटानी है तो उसका एक ही उपाय है, हेम की शादी। क्यों ना आप हेम की शादी की बात चलाते? आखिर आप भी तो उसके पिता के समान हैं। अब मैं तो उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। जिस तरह से वो बेचारी भटकती रहती है, अगर उसकी शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी किनारे लग जाएगी। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। अब मेरी ही बात देखो ना, मेरी शादी तो 13 साल की उम्र में हो गई थी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं है, मगर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य तो है। भले ही अपने पति को खोजने का उद्देश्य क्यों ना हो, वरना आज भी मैं हेम की तरह किसी न किसी से लड़ती झगड़ती होती। दुर्गेश्वरी, वो लोग अब बच्चे नहीं हैं, समझदार हो गए हैं, मैच्योर्ड हैं, समझी? और फिर भाई बहन के बीच किस घर में लड़ाई नहीं होती? हमें बता दो वो घर। और रही हेम की शादी की बात, वो भी हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, लेकिन इस समय मैं बहुत परेशान हूं कि दादा को गर्म दूध नहीं मिला है। वो दवाई कैसे खाएंगे? अरे बाबा, इस घर में अगर मैं ना ध्यान दूं ना, तो इस घर में किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। दादा, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। जाओ लेके आओ। दादा, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसको मत बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब जेलो। काका, मुझे समझ नहीं आता, आखिर ये बॉडी को रह रहकर हो क्या जाता है? क्यों, क्या हुआ? वही काका, रमेश के प्रेम का भूत बॉडी के सर से उतरता ही नहीं है। अभी जहां से वो आ रही है, कहती है वहां पर उसको रमेश का होने का एहसास होता है। उसे लगता है रमेश जिंदा है। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रमेश इस दुनिया में ही नहीं है। रमेश जब जिंदा था तब बॉडी को इतने दुख दर्द देता था, और अब मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। जोगिन, मगर इस बात में सच्चाई नहीं। बारिन रमेश का बहुत खास दोस्त है, और मैंने उसके घर पे रमेश की तस्वीर में फूल माला चढ़ी हुई देखी। वो हम लोगों से इतना झूठ नहीं बोलेगा। मगर काका, बॉडी तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि रमेश अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। अब तो मुझे बॉडी से डर लगने लग गया है। ये कैसा जुनून है प्रेम का? देखो जोगिन, मुझे लगता है कि हेम को हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकालना होगा। तुम ऐसा करो कि उसे किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ, ताकि उसका हवा पानी चेंज होगा तो वो खुद ब खुद अच्छा महसूस करने लगेगी। आप ठीक कह रहे हैं दादा। नहीं बाबा, जब तक आपकी तबीयत पूरे तरीके से सही नहीं हो जाती, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। जोगिन, बात को समझने की कोशिश करो। नहीं बाबा, मैं ये आपकी बात नहीं मान सकता। जोगिन, दादा से इस तरह से बात मत किया करो। मालूम नहीं तुम्हें उनकी तबीयत खराब है? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। एक हवा का झोंका आया। नमस्ते साहब।
कौन हो तुम? क्या हुआ? साहब बड़ी मुश्किल से आपका पता ढूंढ कर आया हूं। मेरा भाई जेल में है साहब, उस पर मर्डर का आरोप है, उसकी बेल के लिए आया हूं साहब। क्या तुम्हारा भाई निर्दोष है? उसे फंसाया गया है? साहब इससे क्या फर्क पड़ता है? आप वकील हैं और मैं जानता हूं कि आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरा भाई बाहर आ सकता है साहब। लुक मिस्टर, मैं अपने पेशे के साथ खिलवाड़ नहीं करता। अच्छा होगा दफा हो जाओ यहां से। आप भी छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं साहब। साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मेरा भाई बाहर आ गया ना तो मैं आपको इतना दूंगा कि आपने सोचा नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? उमाकांत की। वो मेरा बड़ा भाई है साहब, मैं देवीकांत। चुपचाप यहां से उल्टे पांव चले जाओ तो अच्छा होगा। तुम्हारे भाई उमाकांत को कोई नहीं रिहा करा सकता। चले जाओ यहां से। गेट आउट। साहब देख लेते कुछ। गेट आउट। साहब कुछ जय हिंद साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ बोला। ये रंगराज की तस्वीर है। इस तस्वीर के प्रिंट निकलवाकर इस शहर के हर चौक हर चौराहे पर लगवा दो। कहीं ना कहीं से तो इसका सुराग जरूर मिलेगा। देखो ना साहब, कैसे बैंक मैनेजर जैसे लग रहा है, एकदम शरीफ, व्हाइट कॉलर, बिल्कुल ऑफिसर जैसा। हाँ भोला हाँ, ऐसे शरीफ लोगों के शरीर से जब शराफत का कपड़ा उतरता है तो अक्सर वो अंदर से बहुत ही काले होते हैं। हाँ साहब, आज चलती भी इन लोगों की है, कभी कभी हम लोग को भी इनको सलाम ठोकना पड़ता है। हाँ भोला, हम इस वर्दी से बंधे हैं, हमें हर काम कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है, नहीं तो यहां लेटर और वहां ट्रांसफर। इसी का तो फायदा उठाते हैं लोग। हम इन्हें पकड़ते हैं और कोई ना कोई आके इनको चुरा के लेके जाते हैं। हाँ भोला हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस रंगराज की तस्वीर मैंने पहली बार देखी और पहली बार ही ये मानसिंह राठौर इसके शिकार पर निकलेगा। अब मैं इस रंगराज के सभी रंगों को बेरंग करके रख दूंगा। सांप के तेवर देख के तो लगता है कि रंगराज के गले से फंदा अब ज्यादा दूर नहीं है। नमस्कार, एक बुरी खबर है। इन कानों को अब बुरी खबर ज्यादा अच्छी लगती है। कहो क्या खबर लाए हो? पुलिस की रेड पड़ी थी ब्लू बर्ड क्लब में, जहां से पुलिस ने तोतला को पकड़ लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तोतला कैसे पकड़ा जा सकता है, जबकि इस बात की किसी को भी खबर नहीं थी कि उस दिन ब्लू बर्ड क्लब में क्या होने वाला है। फिर पुलिस को किसने इत्तला दी? जरूर हमारी ही कोशिश में कोई ना कोई कमी रही होगी। फोन उठा कर दो। हमारी बात ध्यान से सुनो। तोतला पुलिस की हिरासत में है। हमें किसी भी हालत में वो जेल से बाहर चाहिए। जल्द से जल्द उसकी बेल करवाओ, नहीं तो अपनी बेल के लिए खुद कोई वकील ढूंढ लो। वकील साहब, जरा मेरी एक बात अपनी कान खोलकर सुन लीजिए कि आपको इस तोतले को छुड़ाने के लिए किसने भेजा है मुझे यह तो नहीं मालूम, मगर इतना जरूर मालूम है कि वो जो भी शख्स है बहुत जल्द मेरी हवालात में होगा। और जाकर कह दो उससे कि मैंने तोतला को रिहा करने से इनकार कर दिया है। देखिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पास तोतला बंगाली के सभी बेल के लीगल कागज कंप्लीट है। इस नाते आप उसे अब लॉकअप में नहीं रख सकते।
मान सिंह राठौर के मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। इस तोतला बंगाली को तो इतना मारूंगा कि इसको मारते मारते तोतला बैल बना दूंगा और फिर इसके बेल के पेपर पढ़ूंगा मैं। जाने दो वकील साहब, ये इंस्पेक्टर को जो बलता है वो करने दो। देखा वकील बाबू, आप फोकट इसको छुड़ाने के चक्कर में पड़े हैं। देखिए कितना सुधर गया है ये यहाँ। कसम महाकाली का, तुतला बंगाली को अभी तक कोई इतना मारा नहीं, क्योंकि तुम्हारा किस्मत ही अच्छा था। जो तुतला बंगाली की टाइम ही खराब था। तेरा तो बना लिया, लेकिन साला जवान में मार खाई। अगर टेरर बना लेते, जुबान बना लेते और समय भी अच्छा होता तो क्या कर लेते? आपको पता है इंस्पेक्टर, जब तुतला बंगाली का टाइम अच्छा चलता है ना, तो तेरा खराब चलेगा। देख रहे हैं ना वकील बाबू, वकील को सामने देखते ही इसकी जबान कैंची की तरह चलने लगी। बहादुर जी साहब, जरा लेके आओ अपना पट्टा और लेके उमाकांत का नाम उधेड़ दो इसकी चमड़ी। साहब अभी उधेड़ता हूं इसकी चमड़ी। सब कुछ बोलेगा आपके सामने, जरा आकर तो देखो बंगाली भाईजान की। इंस्पेक्टर, उसको आपको कानूनन छोड़ना होगा। अरे कैसे इंसान हो तुम? अपने पेशे का सही इस्तेमाल करते तो इस देश की बहु बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद बढ़ जाती। अरे चंद पैसों के लिए तुम इस तोतला बंगाली जैसे लोगों को रिहा करा के अपने बहु बेटियों की इज्जत का सौदा करते। अरे उनकी इज्जत आबरू क्या इतनी सस्ती है कि चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेची जा सकती है? और तुम इस तोतले जैसे इंसान को, जो कि समाज पर एक बदनुमा दाग है, उसे बचाना चाहते हो। अरे तुम्हें तो इसको सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे शर्म आती है तुम पर। बारी, क्या ये जरूरी है कि प्रोफेशनलिज्म हम हमारी निजी जिंदगी में लाए? क्या तुम मेरे और रमेश के लिए सिर्फ एक वकील हो? जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहे? हम एक साथ उठें, बोलें, बात करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए पहले की तरह। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो फिर ये कैसा ड्रामा है? क्यों रहस्यमयी खेल खेलने पर तुले हुए हो? जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सच्चाई को मानने से कतरा रही हैं। आप वही मानना चाह रही हैं जो आपका दिल कह रहा है। बारी, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूं, और मेरा विश्वास इतना खोखला नहीं है। अब तक तो सिर्फ मेरा दिल जानता था, मगर अब मेरा दिमाग भी यही कह रहा है कि रमेश जिंदा है। तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो ना। तुम ये अच्छे से समझते हो कि जाने अनजाने में हुई भूल की सजा वो खुद अपने आप को दे रहा है। और बारी, ये कैसी सजा है जो वो खुद को ही नहीं बल्कि हर पल सुई की तरह मुझे भी चुभो रहा है? जी, ये सजा आप खुद को क्यों दे रही हैं? जोगिन काका बाबा जो कहते हैं मान जाइए, रमेश को भूल जाइए आप। बारी, मुझे तुम्हारे हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तसल्ली देने से या समझाने से बेहतर यही होगा कि तुम अगर सच में मेरी कदर करते हो ना, तो प्लीज मुझे बता दो कि रमेश कहाँ है। जी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि आप जो समझ रही वैसा नहीं है। रमेश अब हमारे बीच नहीं रहा। अभी तो साहब आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। वो आपके लिए खतरा हो सकता है। अगर किसी ने आपको देख लिया तो तुरंत पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस के हवाले कर दिया जाऊं? मतलब मैं बैठा रहूं?
आप जो समझ रही वैसा नहीं है। रमेश अब हमारे बीच नहीं रहा। वो जिंदा है तो सिर्फ हमारे दिल में, और हमेशा रहेगा। उसे ढूंढना सिर्फ और सिर्फ हमारा भ्रम है। अगर ये भ्रम है तो भ्रम ही सही। और अगर रमेश भ्रम की तरह जीना चाहता है तो मैं उसकी याद में पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। वो तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र है ना, तुम तो उसी के साथ इंसाफ करोगे ना। मगर मैं ये झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी बारी। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी, और मैं ये भी मालूम करके रहूंगी कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम इस भ्रम को तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हो। या फिर तुम इतने डरपोक और कायर हो कि सच का सामना ही नहीं करना चाहते। तुम में हिम्मत नहीं ना सही, मगर मैं अकेली ही काफी हूं। और तुम्हें क्या लगता है दुनिया के सामने ढोंग करने से, ये तस्वीर दीवार पर टंगाने से, उस पर माला चढ़ाने से सब कुछ साबित हो जाएगा? हेम जी, हेम जी, ये अब जो भी करना है वो मैं खुद करूंगी। इस तस्वीर की तकदीर मैं खुद बदलूंगी, और मेरे रमेश को मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। एक और बात बारी, अब से मैं तुम्हारे सामने रमेश का जिक्र नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ रमेश का जिक्र करना मतलब उसकी बेइज्जती होगी, और रमेश के होने के लिए सिर्फ मेरा विश्वास ही काफी है। हेम जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे झूठ से आजाद हो चुकी हूं, और इसी आजादी ने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। और रमेश कहीं भी छुपा हुआ होगा, मेरे विश्वास की डोर उसे खींच कर लेकर आएगी। हेम जी, मेरी बात तो सुनिए। सुनने सुनाने का वक्त चला गया मिस्टर बारी। चलो देखते हैं, एक तरफ तुम्हारे झूठ का ढांचा होगा और दूसरी तरफ मेरे विश्वास, मेरे प्यार की पराकाष्ठा। देखते हैं कि किसकी पहले जीत होती है। हेम जी, मेरी बात। साहब, एक बुरी खबर है। अनहोनी हो गई साहब। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। साहब, आपकी तस्वीर मिल गई है। तस्वीर मिल गई? तो तुमने हटा दी थी वहां से? फिर से बनाई गई। किसने बना दी? साहब, वो स्केच आर्टिस्ट ने बनाई। हेम जी ने देखा था आपको उस रात। उसने तुम्हारा हुलिया बयान किया और उसने स्केच बनाया। अभी वो स्केच सारे पुलिस स्टेशन में फैक्स हो चुकी है। अभी सारे शहरों में, आसपास के इलाकों में वो आपको चिपकी मिलेगी। अभी तो साहब आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। वो आपके लिए खतरा हो सकता है। अगर किसी ने आपको देख लिया तो तुरंत पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस के हवाले कर दिया जाऊं? मतलब मैं बैठा रहूं? मेरा नाम रंगराज है, रंगराज। पूरे इलाके में मेरी तूती बोलती है। तू कह रहा है कि मैं यहां दुबक कर बैठ जाऊं एक पोसा के डर से? यही बताने आया यहां? तू उसका क्या कर रहा था जब ये हो रहा था? किस काम का है तू? और तेरा मान सिंह जब ये गुल खिला रहा था, तूने रुकावट क्यों नहीं डाली? यहां आया है बताने के लिए मैं तुबका बैठा रहूं? साहब, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मानसिंह राठौड़ जब किसी बात पर अड़ जाता है तो उसे पूरी करके ही वो दम लेता है। अगर वो मानसिंह है तो मेरा नाम रंगराज है, रंगराज। पुलिस की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं। सालों से पुलिस की नौटंकी देखता आ रहा हूं। मुझे कुछ अब करना होगा। वो फाइल लेकर आना होगा। बहुत हो गया,
बहुत इंतजार कर लिया। मर्द का बच्चा हूं, डर के यहां बैठ नहीं सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो चुप हो जा। तेरे सीने में दिल नहीं है क्या? एक स्त्री होकर भी कोमलता जरा भी नहीं है तेरे पास। जिंदगी कैसी नदी है ये तो उसमें कूदने के बाद ही पता चलता है बाबुल। वो ऊपर से देखने में भले ही शांत नजर आती, डर के यहां बैठ नहीं सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो चुप हो जा। हर बात पर रोक टोक, हर बात पर पाबंदी। तू अपनी मर्जी के मालिक है तो मैं तेरा बाप हूं, जो चाहूंगा करूंगा। जवानी में मेरे नाम से सारा इलाका कांपता था, उसका बुढ़ापा इस तरह डर के मारे कटेगा। अब मैं जो करना चाहता हूं मैं करूंगा। अब मैं अपने जलवे दिखाऊंगा। बहुत हो चुका दूसरों की मुंह देखी, अब से एक सिरे से सारा काम मैं खुद करूंगा। और तू बोला चला यहां से, निकल। मत भूलिए बाबुल कि हम भी तुम्हारा ही खून है। हम किसी भी कीमत पे तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। हमारी एक गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ सकती है। तुम समझते क्यों नहीं बाबुल? मुश्किल पड़ने पर जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। तू मुझे जोश और होश सिखाएगी? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कैसी लड़की है, कितनी संगदिल है। अपने बूढ़े बाप से इस तरह का सलूक किया रहता है कहीं? तेरे सीने में दिल नहीं है क्या? एक स्त्री होकर भी कोमलता जरा भी नहीं है तेरे पास। जिंदगी कैसी नदी है ये तो उसमें कूदने के बाद ही पता चलता है बाबुल। वो ऊपर से देखने में भले ही शांत नजर आती, लेकिन उसके नीचे हमेशा घनघोर भंवर होता है। हमें आज भी याद है बचपन की वो घटना, जब घर लौटते वक्त हमें चंद सिक्के मिले थे। हम खुश हो गए। हमने तुरंत वो सिक्के उठाकर अपनी जेब में रख लिए। सोचा घर लौटकर सबसे पहले ये बात तुम्हें बताएंगे, लेकिन फिर अटक गए। मन ने तुरंत करवट बदली। लगा नहीं तुम तो नाराज हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुबेर का खजाना था ना। तुम्हारे लिए उन सिक्कों का क्या मोल? फिर वो सिक्के हमसे ना घर लाते बने ना फेंकते बने। तभी अचानक हमारी नजर सामने खड़े एक बच्चे पर पड़ी, भूखा, गरीब। उसने हमें वो सिक्के उठाते हुए देख लिया था, इसलिए उसकी नजर हमारे पे थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, जिसे देखकर न जाने हमें क्या हो गया। और खुद ब खुद हमारे हाथ जेब में गए और हमने वो सिक्के निकालकर उसकी हथेली पे रख दिए। सिक्के लेते ही वो बच्चा खुशी के मारे झूम उठा। उसकी आंखें चमकने लगी। ऐसी खुशी हमने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। एमजी आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आपको अकेले नहीं आने देना चाहिए था। मुझे आपको आपके घर छोड़कर आना चाहिए था। I'm really very sorry। नहीं भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। गलती तो मेरी है।